हालिम। लोग कह रहे हैं ये अशर महमूद की मंगेतर है और वो तरदीद नहीं कर रहा। दातन ने उसे तस्वीर की संगीनी का एहसास दिलाना चाहा। तस्वीर वायरल हो गई है और सुबह से जिसे चीनियों ने बंदूकों की जद में रखा हुआ था, अब सारा मुल्क उसका मायका बना बैठा है। तालिया को बेसाख्ता हंसी आ गई। वो मुझे पसंद नहीं करता दातन, वो खबरों में रहने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। मैं भी बदला ले आई हूँ। पर्स खोल के बटन कैमरा निकाल के दिखाया। ये वाईफाई से जुड़ा हुआ नहीं था, सो इस पे जो भी फुटेज फाते की सेक्रेटरी ने बनाई है वो अब मेरे पास है। दातन ने उसे घूरा। तुम इतनी बेफिक्र क्यों हो अशर की तरफ से? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं? कम्युनिटी मुर्गी, कान खोल के सुनो। अशर महमूद अगर समी का बॉस है तो वो इन मनी लॉन्ड्रिंग का सरबराह है जिन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे रुलने के लिए छोड़ दिया था। मैं उसको कभी पसंद नहीं कर सकती। तेज़ी से कहकर पर्स से एक कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारे पास नीचे मेरे लॉकर रूम में तमाम मशीनें मौजूद हैं ना, प्रिंटिंग वगैरह की? हाँ। दत्तन ने उलझ के उसके कार्ड को देखा जो पुलिस आईडी थी और उस पर साशा कमाल लिखा था। साशा को ताशा करो अभी इसी वक्त। ताशा? वो जो फातेह तुम्हें कहता है? हाँ याद है वो प्ले ताशा आगा पुआ जिसमें मैंने हिस्सा लिया था और डायरेक्टर के लॉकर से बॉन्ड्स चुरा के नकली रख दिए थे। वो आर्याना के साथ इस प्ले को देखने थिएटर गया था, इसलिए उसने मुझे पहचान लिया। उफ तालिया, उसको शक तो नहीं हुआ कि तुम फ्रॉड हो? बहुत सी अमीर लड़कियां थिएटर में शौकिया अदाकारी करती हैं। पूछेगा तो कह दूंगी शौकिया काम किया था, मगर अगर मगर कुछ नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाने जा रही हूँ। तालिया के पास हमेशा प्लान होता है। मुस्कुरा के वो उठी, शाल कंधे के गिर लपेटी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। करीबन पौना घंटा बाद वो अपने बागीचे के बेंच पे टांग जमाए बैठी नजर आ रही थी। कार्ड उसकी गोद में रखा था। हिरनी जैसी आंखें बाहर सड़क पे जमी थी जो गेट के जंगले से साफ दिखाई देती थी। एडम उसकी कार सीधी अंदर ले आया क्योंकि गेट खुला था, फिर उतर के उसके सामने आया, अदब से चाबी बढ़ाई। जय तालिया, आपकी कार। बैठो एडम। शहजादी कैसे अंदाज में इशारा किया। वो मुतज़ब्ज़ब सा बेंच के परले किनारे पे बैठ गया। आगे को हुए। तुम मुझे कोई कातिल, चोर या जासूस समझते हो, है ना? वो कोहनी बेंच की पुश्त पे जमाए उसकी तरफ घूम के बैठी और मुस्कुरा के गोया हुई। मैंने आपको एक घर में नौकरानी बन के काम करते देखा है, मुझे और क्या समझना चाहिए? तुम्हारा कसूर नहीं है। बहरहाल मैं एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे वॉन फतेह की हिफाजत का टास्क दिया गया है। एतमाद से गर्दन कड़ाई वो बोली तो एडम ने चौंक के उसे देखा। वाकई? वो ठिठका। मगर मैं कैसे मान लूँ? तुम वॉन फतेह से पूछ सकते हो सकता है वो तुम्हें सच बता दे, हो सकता है वो तुम पे इतना एतमाद ना करें। लेकिन क्या तुमने नोट नहीं किया कि वो मुझे ताशा कहते हैं? जी मैंने नोट किया है। वो चौंका। ताशा कमाल, रॉयल मलेशिया पुलिस। उसने शायाने बेनियाजी से कार्ड दो उंगलियों में पकड़ के उसकी तरफ बढ़ाया। एडम ने उसे थामा, उलट पुलट के देखा, फिर ज़रा पीछे होके बैठा। तने असाब ढीले पड़े। वो सोच में पड़ गया। यानी बॉस जानते हैं कि आप? उफ कोर्स वो जानते हैं। मेरे जॉब ही उनके करीब मौजूद लोगों पे नज़र रखना है, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग वॉन फतेह के साथ मुखलिस नहीं हैं। एडम ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ, तो यकीनन तुम जानते होंगे कि पिछले माह लंकावी जजीरे पे क्या हुआ था और 3 माह कबल सिंगापुर में किस तरह वॉन फतेह को धमकाने की कोशिश की गई थी। एडम चौंका। नहीं, क्या हुआ था? तालिया ने ओह मैं लफ्ज़ गिर। अगर वॉन फतेह ने तुम्हें नहीं बताया तो इसका मतलब है कि वो तुम पे भरोसा नहीं करते, यानी तुम उनके लिए एक आरजी मुलाजिम हो जिसको वो फारिग हो जाने के बाद मिस भी नहीं करेंगे। एडम के चेहरे पे उदासी उतरी। लम्हे भर को चुप हो गया। फिर आप मुझ पे भरोसा क्यों कर रही हैं? वो 2 वजूहात हैं। मैंने नहीं चाहती कि तुम घर वालों के सामने मेरा कवर ब्लो करो। मेरी तो ये नौकरी है, मैं किसी दूसरे टास्क पे लग जाऊंगी, लेकिन वॉन फतेह के दुश्मन चौंकन्ने हो जाएंगे। और दूसरी वजह, मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो। अशर महमूद फातेह साहब के खिलाफ जो इक़दाम करने जा रहा है उसको रोकने में मेरा साथ दो और मैं डिपार्टमेंट से तुम्हें इस काम का
पैकेज दिलवा दूंगी। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं वॉन फतेह के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। देखो एडम, वो समझाने वाले अंदाज में बोली, पुलिस में जब हमसे ऊपर वाले हमें तनख्वाह बोनस देते हैं तो अपनी जेब से नहीं देते, कौमी खजाने से देते हैं, और उस पे हमारा हक होता है। तुम क्यों आराम से मिलने वाले 30-40 हज़ार ठुकराओगे? 30-40 हज़ार? एडम मोहम्मद की आंखें खुल गईं। 7-8 लाख पाकिस्तानी रुपए। जितना बड़ा आदमी उतने ज़्यादा बोनस। लेकिन ये सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब हम अयशर महमूद को पकड़ भी लें। और हाँ, मुझे उसके लिए तुम्हारी फ़ाइल ऊपर भेजनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो अप्रूव भी हो जाए, मगर मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगी। मगर आप क्यों करेंगी मेरी सिफारिश? तालिया मुस्कुराई, क्योंकि एक दिन तुम दुनिया के सारे बादशाहों और हुक्मरानों से ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। मैं नहीं चाहती तब तुम मुझे भूल जाओ। एडम झेंप गया। वो तो बस माँ को लगता है कि खफ्त से सर झटका। खैर, अब हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन न आए, तुम मुझ पे शक करो कि शायद मैं वाकई कोई चोर या कातिल वगैरह हूँ। तो ठीक है, ये तुम्हारा हक है। अब आगे तुम चाहो तो वॉन फतेह से पूछ लो मेरे बारे में। मुझे नहीं मालूम वो तुम पे कितना भरोसा करते हैं, लेकिन ज़हनी तसल्ली के लिए तुम इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे आपकी बात पे भरोसा है। वो गहरी सांस लेकर संजीदगी से बोला, और मैं वॉन फतेह के लिए सब कर सकता हूँ। लेकिन उसने इतराफ़ किया, मुझे वाकई पैसे भी चाहिए हैं। आप बताएं मुझे क्या करना होगा? इतनी जल्दी नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे भी तो देखना है कि मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ या नहीं। एडम के कंधे ढीले पड़े। ओके, यानी आप मुझ पे नज़र रखेंगी। ठीक है, जब आप मुनासिब समझें मुझे बता दीजिएगा। मेरी जॉब का कल 10वां और परसों 11वां दिन है। परसों मेरी जॉब ख़त्म हो जाएगी। तालिया उठ खड़ी हुई तो वो भी साथ ही उठा। जितना उसके अंदाज में रौब था, इतना एडम मुअद्दब नज़र आता था। वॉन फतेह से मैं बात कर लूँगी। तुम्हारे 11 दिन भी अभी ख़त्म नहीं होंगे एडम। ओके। एडम ने सर को खम दिया और मुस्कुराया, फिर इजाज़त चाही। दफातन रुका। तुम कुछ पूछना चाहते हो? मुझे अपनी मंगेतर को तज़-बज़ब से अल्फाज अदा किए। तोहफ़ा देना है। क्या देना चाहिए? अगर वो उसकी ढाल न बनी होती तो वो ना कह पाता, मगर उसके एक वाक़े ने एडम का दिल उसकी तरफ से साफ कर दिया था, और अब भी वो इतने सादा अंदाज में सब बता ही रही थी कि उसे एतबार आ ही गया था। तुम क्या देना चाहते हो? कोई सोने का जेवर वगैरह, जैसा कि मिसेस इसरा ने कहा था, या कोई पर्स, कपड़े? वो कंफ्यूज नज़र आता था। तोहफे की कीमत नहीं होती एडम, वक़्त होती है। तुम इससे पूछो कि उसको उसके पापा ने क्या तोहफ़ा दिया था इन अवलीन सालगिरह पे जो उसको याद है। तुम बचपन के उस तोहफे को किसी नई शक्ल में दे दो, कोई नॉस्टैल्जिक सी कदीम शय जो उसको खुशगवार माजी की याद मुस्तकबिल में भी दिलाती रहे। बाप का तोहफ़ा लड़कियों को बहुत अजीज़ होता है। एडम बिल्कुल ठहर गया, दिल दिमाग जैसे मुनव्वर हो गया था। आहिस्ता से सर हिलाया। थैंक यू चैतालिया। उसके जाने के बाद वो अंदर आई तो दातन लाउंज में बैठी थी, तंग नज़रों से उसे घूरती। इस कहानी का क्या मकसद था? वक्त हासिल करना। वो संजीदगी से कहती आगे आई और कानों से एयरिंग उतारने लगी। बहुत से स्पेशल फोर्स एहलकारों को इसी तरह सियासतदानों की हिफाजत में मामूर किया जाता है। कहानी ठोस थी। अगर उसने फातेह से पूछ लिया तो जाहिर है वो पूछेगा, लेकिन फ़ौरन नहीं। मैंने उसके जहन में ये तासुर डाला है कि फातेह के लिए वो अजनबी है। वो कुछ अर्सा इस मुद्दत पे गौर करेगा, और मुझे इतना ही वक्त चाहिए, 1 या 2 दिन। तब तक मैं सिक्का तलाश कर चुकी होंगी। इसके बाद मैं जानूं और मेरा खजाना। अब वो झुक के जूते उतार रही थी। कोई खजाना नहीं है तालिया। दातन ने दुख और हमदर्दी से उसे देखा। खजाना है दातन, और वो हमारा है, सिर्फ हमारा। वो तेजी से बोली, जैसे खुद को भी यकीन दिला रही हो। दातन खामोश हो गई, बाहर फैली रात की तरह। सुबह सादिक की पहली किरण कोलालमपुर पड़ी तो जामनी अंधेरे में डूबी ऊंची इमारत मध्यम मध्यम सी रोशन दिखाई देने लगी। इसरा महमूद अपने दम गर्म बिस्तर में से एसी की ठंडक भरे कमरे से लिहाफ ताने सो रही थी जब ज़ोर से दरवाज़ा खुला। इसरा, फातेह की आवाज़, और उसका तेज़ी से बत्ती जलाना। इसरा की आंखें फ़ौरन खुलीं। तेज़ रोशनी में पहले तो उसने आंखें चुंधिया लीं, फिर पलकें झपकीं। बसारत वाज़ेह हुई, सामने फातेह खड़ा था, ट्राउज़र पे टी शर्ट पहने। उसके अब्रू भींचे हुए थे और चेहरे पे परेशानी थी। इसरा, तुमने मेरा लॉकर खोला है क्या? नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो बाल समेटती आंखें मलती उठ बैठी। मलाका वाले घर की सारी फाइल्स कल सुबह तक इसमें थीं, अब नहीं है।
तुम ने अच्छी तरह देखा फ़ातेह? क्या मालूम तुमने कहीं और रख दी हों। वो बिस्तर से उतरी और स्लीपर्स पहनने लगी। नहीं, मुझे याद है, और मेरा पासवर्ड भी किसी को नहीं मालूम सिवाय मुझे और तुम्हें। तुम्हारा पासवर्ड भी तो आर्याना की बर्थडे है, आसानी से कोई भी गेस कर सकता है। मैं मुलाजमों से पूछती हूँ। उसने बालों को पोनी में बांधा और शाल उठा के कंधे के गिर्द लिपेटी। तुम फिक्र न करो, मिल जाएगी। कैसे फिक्र न करूं? इस फोल्डर में घर के असल कागजात ही नहीं, उसके तारीखी होने की मुसद्दका दस्तावेजात भी हैं। महीने लग जाएंगे मुझे ये दोबारा बनवाने में। वो दबी आवाज़ में ज़ाहिर आराम से कह रहा था, मगर उसकी आंखों से छलकती परेशानी और गर्दन के पीछे हाथ रखा वो बेहद परेशान था। तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, मैं ढूंढ देती हूँ। वैसे भी मुलाजमों में से कोई ऐसे नहीं करेगा। एडम तो हमारे साथ कल पार्टी में था, और दूसरी मेड भी। शाम को घर में कोई नहीं होता, बल्कि तालिया भी कार लेने आई तो कह रही थी कि उसे चाबी लाउंज में ढूंढने के लिए काफ़ी तको-दो करनी पड़ी, क्योंकि मेड्स नहीं थी। वो उसके साथ बाहर आते हुए बता रही थी, और फ़ातेह रामज़ल एकदम चौंक के उसे देखने लगा। कौन? वो तालिया इधर क्यों आई थी हमारी गैर मौजूदगी में? उसकी कार यहाँ खड़ी थी। न फ़ातेह, फिर मुझे उसको अशर की वजह से बर्दाश्त करना पड़ता है। वो उकता के कहती उसके कमरे में दाखिल हुई। लॉकर सामने खुला पड़ा था और कागजात बेड पे रखे थे। इस तरह सलीके से चीज़ें समेटने लगी। और तुम्हें इतनी अचानक मलाके वाले कागज़ों की क्या ज़रूरत पड़ गई? मगर वो बिल्कुल साकित चौखट पे खड़ा था, जहन एक जगह ठहर गया था। वो लड़की, सुबह वो मेरी स्टडी में थी, फिर वो हमारे पीछे हमारे घर में फिरती रही, और आज मेरी फाइल गायब हो गई। उसकी रंगत सुर्ख पड़ने लगी। फाइलें उलट पुलट करती इसरा ने चौंक के सर उठाया। ओह फ़ातेह, मिल जाएगी फाइल। फिर तालिया ऐसा क्यों करेगी? वो तो अशर, उसको तुमसे मुतारिफ किसने करवाया था वहाँ? हम कैसे जानते हैं उस लड़की को? उसने तेज़ी से सवाल किया, जो इसरा के लिए गैर मुतवक्के था, मगर वो महमूद बिन अजीज़ की बेटी थी। उसके जहन ने फ़ौरन से जमा तफरीक की और बेहतरीन जवाब सोच लिया। अशर ने। वो उससे शायद पहले से वाकिफ़ था। शायद वो दोनों शादी करना चाहते हैं, और ये इन दोनों का काम है। वो किसी नतीजे पे पहुंच चुका था। मैं समझी नहीं, फिर जैसे समझ आया तो एकदम हैरान नजर आई। या अल्लाह, फ़ातेह, अशर ऐसा क्यों करेगा? फ़ातेह ने गहरी सांस ली और बहुत सारा गुस्सा अंदर दबाया। मैं तुम्हारे भाई के बारे में कोई तबसरा इस वक्त नहीं करना चाहता। मुझे बताओ, वो लड़की कहाँ रहती है? ये तो अशर को पता होगा, मगर वो अभी मेरा पोर्ट्रेट मुकम्मल करने आएगी। आज दूसरी और आखिरी सिटिंग है ना? लेकिन वो आए तो उसको मेरे पास भेजना। तुम्हारे भाई ने उसे बहुत आसमान पे चढ़ा रखा है, और मुझे लोगों को वो ज़मीन पे उतारना अच्छी तरह आता है। फ़ातेह, तुम उसको क्या कहोगे अगर अशर को पता चला तो? वो हरासा सी कहने लगी, तो उसने कतयत से हाथ उठा के रोका। वान फ़ातेह के घर में चोरी करने से पहले इस लड़की को अंदाज़ा होना चाहिए था कि फ़ातेह को दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत चोरों से है। उसने मेरा कितना नुकसान कर दिया है, कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे ही आए उसको मेरे पास भेजो, बरहमी से कहते हुए वो आगे बढ़ गया। उसके जाते ही इसरा के तसरात बदले, खौफ, हरासियत, परेशानी सब गायब हुआ, और उसने इत्मीनान से गहरी सांस ली। फ़ातेह ने जल्द या बदेर जान ही लेना था कि ये अशर का काम है, मगर अशर की मदद का इल्ज़ाम वो किसको देता है, ये इसरा के नज़दीक ज़्यादा अहम था। अपने बच्चों और अपने शौहर को इस जुनून से बचाने के लिए वो हर जंग और हर मोहब्बत में हर जायज़ नाजायज़ काम कर सकती थी। गहरी सांस लेकर वो मुस्कुराई और खड़ी को देखा, जहाँ एक नई सुबह तलू हो रही थी, और हलीम की रिहाइशगाह में बेड पे बेखबर सोई तालिया की आंख एक झटके से खुली। चंद लम्हे लगे उसको हवासों में वापस आने में, और फिर वो एकदम से उठ बैठी। उसने अभी अभी ख्वाब में जो मंजर देखा था, वो उसके अंदर के खून को जोश दिलाने और रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। खजाना है, खजाना वाकई है। वो होंठों के किनारे से मुस्कुराहट में ढलने लगी, और चेहरे पे खुशगवार बेचैनी दर आई। और जो जगह मैंने अभी देखी है, तो यहाँ दफन है वो खजाना। बेयकीनी और खुशी से उसने मुंह पे हाथ रख लिया। मैं जानती हूँ खजाना कहाँ दफन है, सिर्फ मैं जानती हूँ। तेज़ी से स्लीपर्स पहने और बाहर को भागी। उसने ख्वाब में देखा, वो एक दालान में खड़ी है, सुर्ख ईंटों वाला खुला सा सहन। सर उठा के सामने देखती है, 3 इतराफ में कमरे हैं। एक लकड़ी का 2 मंजिला घर, जैसे पुराने लाहौर के बाजार में बनी पुरानी हवेलियाँ। बालाई मंजिल के कमरों के आगे बालकोनियाँ खुलती हैं, जिनमें गमले रखे हैं। सहन के एक कोने में एक गोल चबूतरा बना है, जिस पे एक मुजस्समा नस्ब है।
चोगा पहने खड़े आदमी का मुजस्मा जिसकी म्यान में तलवार है। वो ख्वाब की कैफियत में कदम उठाती है, आगे चलती जाती है। जिस्म के पीछे वो इस किले और हवेली नुमा घर के दीवार के पास वो आ रुकती है। दीवार के एक कोने में अल्फाज खुदे नजर आते हैं, जैसे गीले गारे और सीमेंट में किसी ने खोद खोद के लिखा हो। वो अल्फाज चमक रहे हैं। ताशा, जो शहजादियों जैसी थी और जिसने एक गुलाम से शादी की थी। नीचे एक तवील नज़म लिखी है जो धुंधली सी है। वो इन अल्फाज पे हाथ फेरती है, फिर आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसकी अपनी आवाज़ें, सिक्कों की खनक की दरमियान। एक दिन एडम, मैं और तुम इस घर में दफन खजाना ढूंढने आएंगे। वो छौंक के गर्दन घुमाती। घर तन्हा वीरान पड़ा है, वहाँ कोई नहीं है, मगर यूं लगता है गोया दूर दीवार बोल रहे हैं, जैसे यादें आवाज़ की सूरत में सुनाई दे रही हैं। इस घर में खजाना, सन बहू के घर में, मगर 6 तालियाँ उसके अंदर नहीं, उसके नीचे है खजाना। हमें नीचे जाना होगा। एक झटके से तालिया की आंख खुली। वो अपने एयर कंडीशनर कमरे में चित लेटी थी। चौंक के वो उठ बैठी। खजाना है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सारे वजूद में खुशगवार सी बेयकीनी फैल गई थी। खजाना वाकई है और सिर्फ मैं जानती हूँ कि वो किधर है। सन बहू का घर। वो नीचे उतरी, स्लीपर्स पैरों में अड़से और बाहर भागी। नीचे आई तो दातन किचन में काम कर रही थी। पैनकेक की खुशबू, ताज़ा मशरूम का ऑमलेट, खस्ता करी पफ्स की महक। वो एहतमाम से नाश्ता कर रही थी, यकीनन इसलिए क्योंकि जानती थी तालिया ये सब नहीं खाती। दातन, मेरी काली मोटी ब्रायलर मुर्गी। वो खुशी से चीखती सीढ़ियाँ उतरती भागती हुई उसके पास आई और कंधों से थाम के उसे अपनी तरफ घुमाया। दातन के हाथ से कप गिर गया। वो बौखला गई। क्या हम पकड़े गए तालिया? दातन, दातन। वो इतनी खुश थी कि मोटी की बात सुनी भी नहीं। दातन, खजाना है सन बहू के घर में, मैंने खुद देखा है। दातन ने पहले उलझ के उसे देखा, फिर उसके तने असब ढीले पड़े। समझ के गहरी सांस ली। ख्वाब में ना? मेरे ख्वाब झूठे नहीं होते। वो सन बहू का घर है, 3 नगीनों का घर, 3 खजानों का घर। और कहाँ है वो घर? वो संजीदगी से तालिया का खुशी से तमतमाता चेहरा देख रही थी। मलाका में एक ही तो घर है जिसको सन बहू का घर कहते हैं, वॉन ली का घर, जो वॉन फतेह की मलकियत है। और मैंने कल सुना वो उसको बेचना चाह रहा है। वो खुशी से गुलाबी पड़ती बता रही थी। तालिया, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम्हारे ख्वाबों पे पानी फेरना है। दाता ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि मैं अमीर होने वाली हूँ, इसलिए तुम्हारी किसी बदगोई का बुरा नहीं मनाऊंगी। वो मुस्कुराते हुए किचन के वस्त में अपनी एड़ियों पर गोल गोल घूमी, जैसे कोई अनसुनी धुन बज रही हो और वो इस पर रक्स कर रही हो। लंकावी, मैं लंकावी में एक पूरा जजीरा खरीदूंगी, फिर मैं उस पर एक ऊंचा किला बनाऊंगी। वो महारत से गोल गोल घूमती एक कोने से दूसरे पे जा रही थी, जैसे बर्फ के ऊपर स्केटिंग कर रही हो। तालिया, कोई खजाना नहीं है। दातन ने उसे अफसोस से देखा। एक दफ़ा फिर कहो ये बात मोटी, और मैं तुम्हें अपने महल का सबसे छोटा कमरा दूंगी। उसके पैर बर्क रफ्तारी से घूम रहे थे और वो लट्टों की तरह आगे सीढ़ियों तक जा रही थी। तालिया, वो चाबी मलून है, अब तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर मिलेगा। वो घूमते घूमते रुकी, चेहरे से सुनहरी बाल हटाए और लापरवाही से कहकर सीढ़ियों चढ़ती गई। दातन बेबसी से वापस चूल्हे की तरफ पलट गई। चंद मिनट बाद वो वापस आई तो बाल फ्रंट चोटी में बंधे थे, जर्द घुटनों तक आते फ्रॉक और ट्राउज़र में मलबूस, ऊपर सफ़ेद मिनी कोट पहने वो हल्के मेकअप में तैयार लग रही थी। दातन किचन की गोल मेज़ पे लवाजमात चुनने बैठी थी। वो उजरत में करीब आई और कुर्सी खींची। कुर्सी, पफ्स की खुशबू, पेन केक की ताजगी, सारी फिजा मुअत्तर हो चुकी थी। तालिया ने आंखें बंद करके गहरी सांस अंदर उतारी। जानती हो, मैं ये सब नहीं खाती, फिर क्यों बनाती हो मेरे लिए? किसने कहा तुम्हारे लिए बनाया है? दातन ने बुरा मान के एक प्लेट उसकी तरफ खिसकाई, जिसमें जूस का एक गिलास और सेब रखा था। तालिया गहरी सांस लेकर बैठी। अभी भी वक्त है दातन, अपने वजन की फिक्र करो। औरतों को फिट रहने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मोटापा मौत है, फिट रहना सेहत है। तुम मुझसे बात मत करो, मुझे तुमसे बात करनी है। दातन ने प्लेट फिर रखी, मगर कुछ भी छुए बगैर संजीदगी से तमहीद बांधी। जल्दी करो, क्योंकि इस तरह का मैसेज आया है। उन्होंने आज जल्दी बुलवाया है, पेंटिंग आज मुकम्मल करनी है। वो सेब दांत में गाड़ते हुए बोली।
یہ کتاب؟ داتن نے ایک کتاب اٹھا کے دکھائی تو سیب کا ٹکڑا چباتے تالیہ نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑی۔ ہم شکار باز۔ یہ کتاب میں نے پڑھ لی ہے اور اس میں اندازہ کر سکتی ہوں کہ تمہارے باپا اور تمہارا سارا خاندان سب ختم ہو چکا ہے۔ نہ تمہارا گاؤں اب وہاں ہے اور نہ کوئی خزانہ تمہاری راہ دیکھ رہا ہے۔ آرام سے سنو تالیہ، میں تمہیں بتاتی ہوں تم کہاں سے آئی تھی اور کیوں آئی تھی۔ داتن نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا جو بالکل ٹھہر گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں آگے چلتی رہیں۔ داتن پدوکا بولتی رہی، تالیہ سنتی رہی۔ درمیان میں چند ایک سوال اس نے پوچھے۔ آخر میں داتن بولی، میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت انہونا ہے اور تم شاید اس پہ یقین نہ کرو، لیکن اور تالیہ ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ داتن کا منہ کھل گیا۔ تالیہ ہنوز گردن پیچھے کو پھینکے ہنستی جا رہی تھی، پھر سیدھی ہوئی اور محفوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا دیومالائی کہانیاں پڑھتی رہتی ہو تم داتن؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا حقیقی دنیا میں۔ ہٹو بھی، اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے تالیہ۔ جو قفل اس چابی سے کھلے گا اس کے پیچھے کوئی خزانہ نہیں ہوگا، بلکہ مجھے دیر ہو رہی ہے، اسرا نے جلدی آنے کا کہا تھا۔ وہ بے پرواہی سے سیب لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ داتن بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس بات پہ ماتھے پہ بال پڑے۔ اسرا نے ایسے جلدی میں کیوں بلوایا؟ پتہ نہیں، شاید کہیں جانا ہو۔ احتیاط کرنا اسرا سے، کیونکہ سیاسی بیوی سیاستدان سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ وہ واحد انسان ہوتی ہے جو ایک سیاستدان کو بھی کون کر سکتی ہے۔ تالیہ ہنس پڑی اور آگے بڑھ گئی، پھر دروازہ کھولتے ہوئے مڑ کے اسے دیکھا۔ سمیع کا بندوبست کر لیا؟ میں نہیں چاہتی وہ روز میرے گھر آئے، اور کوشش کرنا کہ جب میں گھر آؤں تو میرا مہینے بھر کا راشن ختم نہ ہو چکا ہو۔ داتن کے سامنے ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا تھا مگر اس کا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بس بے دلی سے اس کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ محمود بن عزیزی کے خاندانی قلعے پہ صبح کی سفیدی پھیل رہی تھی۔ کھلے لان میں دو ہرن آگے پیچھے کلانچے بھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ برآمدے کے سامنے کار تیار کھڑی تھی، گویا مالک کا انتظار ہو رہا ہو۔ اندر آؤ تو اونچی چھت والے ڈائننگ ہال میں لمبی میز بچھی تھی۔ سربراہی کرسی پہ بیٹھا اشر نیپکن سے ہاتھ پونچھتا کافی کا آخری گھونٹ بھرتا اٹھ رہا تھا۔ سیاہ کوٹ اور بالوں کے سپائکس اور وہ سنجیدہ اور مغرور لگ رہا تھا۔ فائل کہاں ہے؟ ساتھ کھڑے رملی سے پوچھا۔ کار میں ہے، آپ باہر آئیں تو دیتا ہوں۔ آپ حفاظت سے کہیں رکھوا دیجیے گا۔ اور نیلامی کی تیاریاں مکمل ہیں؟